तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिन्होंने घर से भागकर शादी की होती है और वो वीडियो बनाकर अपने घर वालों को ये सब कुछ बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन्हीं कपल का वीडियो एक आदमी देख रहा होता है जिसका नाम डागर होता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर वही लड़की मौजूद होती है और उसके गले पर फांसी का फंदा लटका होता है। वहीं दूसरी जगह उसका प्यार, उसका पति पहले से ही पेड़ से लटका होता है और उसकी मौत हो चुकी होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि डागर को इन दोनों को पकड़ के मार डालने का काम मिला है। डागर अपनी मर्जी से भी ऐसे कपल्स को मारने का काम करता था जो घर से भागकर शादी करते थे और इस काम को वो समाज सेवा समझता था। डागर ने उस लड़की को इसलिए जिंदा रखा हुआ था ताकि वो अपने प्यार को मरता देख सके और ये काम हो जाने के बाद डागर लड़की को भी लटका कर मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस छानबीन करने के लिए आ जाती है जहाँ हम डीएसपी सुशील राठी को देखते हैं। डीएसपी को पता चलता है कि ये जो कपल का मर्डर किया गया है वो डागर नहीं किया है। अब इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम अहमद और ज्योति होता है। अहमद मुस्लिम जाट लड़का था और ज्योति हिंदू जाट परिवार से बिलोंग करती थी और दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन ये प्यार ज्योति के घर वालों को मंजूर नहीं था, इसीलिए वो सभी ज्योति की शादी जबरदस्ती कहीं और ही करवा रहे थे। तो इसीलिए ज्योति अपने घर से भागकर अहमद के पास आ गई थी। ज्योति को भगाने में और दोनों को मिलाने में एक लड़की साथ दे रही थी जिसका नाम निधि होता है और वो पेशे से टीचर होती है। ज्योति और अहमद एक दूसरे को माला पहनाकर अपनी जिंदगी को एक दूसरे के नाम कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अहमद किसी गलत आदमी के लिए गलत काम करता है और गलत चीजों की डिलीवरी करता है। वो उस काम को छोड़ना चाह रहा था लेकिन उसका बॉस उसे छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा होता और यही कहता है कि एक लास्ट डिलीवरी कर दो फिर उसके बाद छोड़ देना। अहमद ने ज्योति को बताया था कि उसने काम छोड़ दिया है, लेकिन जब ज्योति को पता चलता है कि वो अब भी वही काम कर रहा है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है और उसका फोन पानी में फेंक कर काम छोड़ने के लिए कह देती है। अब इसके बाद हमें ज्योति के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी गुस्से में थे क्योंकि उनके घर की लड़की भाग गई थी। उस घर की मुखिया दादी थी और वो ही घर के फैसले लेती थी और वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई थी, तो पूरे गाँव में उनकी ही चलती थी। एक प्रकार से दादी ही घर की और पूरे गाँव की करता धरता थी, तो उनका फैसला हर किसी को मानना ही पड़ता था। अब हम ज्योति और अहमद को देखते हैं जो कि निधि के घर पर ठहरे हुए थे क्योंकि घर से भागने के बाद रहने के लिए उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि अहमद की माँ है जिन्हें वो बुआ के घर पर छोड़कर आया है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती। अब अगले दिन दोनों लोग एक वकील और निधि के साथ कोर्ट जाते हैं और अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। उनके हालात को देखते हुए जज उनको कहते हैं कि अभी आप दोनों एक हफ्ते के लिए डिस्ट्रिक्ट सेफ होम में ही रहेंगे, फिर उसके बाद आपके घर वालों को पेशी के लिए बुलाया जाएगा ताकि वो ये गारंटी दे सके कि वो आप दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस फैसले से दोनों ही लोग काफी खुश हो जाते हैं और फिर उन्हें सेफ हाउस की तरफ भेज दिया जाता है। जब दोनों लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां का नजारा उनके ख्यालों से बिल्कुल उलट ही नजर आता है। सेफ हाउस के अंदर जाते ही वहां पर उनसे एक पुलिस वाला मिलता है और उनके सारे आईडी प्रूफ और मोबाइल जब्त करवा लेता है क्योंकि वहां रहने का यही नियम था। जब दोनों लोग अपने रूम में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा तो और भी ज्यादा अलग ही होता है। वो कमरा बिल्कुल एक हॉस्टल की तरह ही था जहाँ पर कई सारे घर से भागे हुए प्रेमी जोड़े रह रहे थे। ज्योति और अहमद अकेले नहीं थे जिनको यहाँ रखा जा रहा था, बल्कि ऐसे ही कई प्रेमी जोड़े यहाँ रह रहे थे, वो भी ना जाने कब से। अब हम देखते हैं कि ज्योति के घर में पंचायत बैठाई गई होती है और वहाँ पर वो लोग भी मौजूद होते हैं जिनके परिवार में ज्योति की शादी होने वाली थी। सभी लोग वहाँ फैसला करते हैं कि अब शादी तो होके रहेगी, फिर भले ही ज्योति नहीं है तो क्या उसकी छोटी बहन बबली के साथ ही हो जाएगी ताकि समाज में मान सम्मान बना रहे। ज्योति और अहमद को ढूंढ निकालने के लिए ये काम डागर को सौंप दिया जाता है क्योंकि वही एक आदमी था जो इस काम को काफी दिल से करता था, क्योंकि शायद ऐसे प्रेमी जोड़ों से उसकी कुछ अलग ही दुश्मनी थी। डागर सीधे उस वकील के घर पहुंच जाता है जिसने ज्योति और अहमद की कोर्ट मैरिज कराई थी और बिना कुछ सोचे समझे उसके पूरे परिवार को गोली मार देता है। डागर उसे उन दोनों का पता बताने को कहता है लेकिन वकील अपना मुंह नहीं खोलता तो डागर उसे भी मार देता है। वहीं पर उसे एक फाइल मिल जाती है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि वो दोनों कौन से सेफ हाउस में रुके हुए हैं। अब हम देखते हैं कि पुलिस वाला अहमद को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम जिसके लिए काम करते हो उसका आदमी बाहर ही खड़ा है क्योंकि आज की डिलीवरी
डिलीवरी तो तुम्हें ही करनी थी, इसीलिए अपना काम करो जाके, वरना तुम यहाँ पर हो इसकी खबर ज्योति के घर वालों तक पहुँचा दूंगा। हमें यहाँ पता चलता है कि पुलिस वाला एकदम ही बिकाऊ है और वो अपने ईमान को पूरी तरह से बेच चुका है। अहमद को काम करने के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ज्योति की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए वो अपने साथी दिलेर के साथ डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। अहमद अपने घर जाता है और वहाँ से डिलीवरी करने वाला सामान बैग में भर लेता है। तभी वो सोचता है कि जाने से पहले वो अपनी माँ को देख ले, तो वो उनके पास चला जाता है। अहमद की माँ को भूलने की बीमारी थी और वो हर किसी को अहमद ही समझ लेती थी। माँ बेटे में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर अहमद उनको आखिरी बार मिलकर चला जाता है। इसके बाद अहमद एक होटल के रूम में जाता है जहाँ पर दो आदमी मौजूद होते हैं जिन्हें सामान की डिलीवरी करनी थी। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि अहमद भले ही गलत काम करता था, लेकिन वो पुलिस का खबरी भी था, तो वहाँ पर आने से पहले उसने एक ट्रैकर ऑन कर दिया था ताकि पुलिस को खबर मिल सके। पुलिस के आते ही वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसमें सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन अहमद कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि डागर उसी सेफ हाउस में पहुंच जाता है और बिना सोचे समझे जितने भी वहाँ पर प्रेमी जोड़े मौजूद थे उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर डालता है। एक साथ इतने सारे घर से भागे कपल्स का मिलना उसके लिए एक लॉटरी जैसा ही था, तो वो उन सबको तुरंत ही खत्म कर डालता है, लेकिन ज्योति उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तभी वहाँ पर अहमद आ जाता है और तब डागर और अहमद का आमना सामना हो जाता है और फिर दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। डागर गोलियां चलाने और लोगों को मारने में पूरा एक्सपर्ट था, इसीलिए वो अहमद पर भारी पड़ रहा होता है, तो अहमद को काफी चोटें आ जाती हैं। दौड़ते भागते अहमद को ज्योति मिल जाती है, तो वो दोनों डागर से बच के वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अहमद और ज्योति दोनों किसी फैक्ट्री में छुपे हुए थे। ज्योति को किसी कार के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बंदूक लेकर उस ओर जाती है। तभी वो देखती है कि एक प्रेमी जोड़ा जो कि गे थे, वो दोनों दुनिया वालों से छुप छुपाकर एक दूसरे को अपनी सांस का आदान प्रदान कर रहे थे। ज्योति को देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया वाले उनके इस रिश्ते को तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो ज्योति उनके साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन ज्योति इस बात को समझती है कि जब ये दुनिया उनके ही प्यार को नहीं समझ पा रही तो इनका क्या ही समझेगी, तो एक तरह से वो भी उनके तरह ही हैं। तो ज्योति उन्हें इस बात के लिए मना लेती है कि वो उन दोनों को अपने साथ ले चलें। हम देखते हैं कि डीएसपी सुशील डागर को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि उससे कोई पुरानी ही दुश्मनी थी और अब उसको ये पता चला था कि डागर अहमद के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था, क्योंकि अहमद सुशील के लिए ही खबरी का काम करता था। अहमद के साथ हुई गोलीबारी में डागर को गोली लग गई थी, तो वो किसी नॉर्मल अस्पताल जाने के बजाय अपना इलाज करवाने के लिए जानवरों के डॉक्टर के पास जाता है। वहीं पर उसे एक कुत्ता दिखता है, तो वो उसे अपने पास ही रखने का सोच लेता है। डीएसपी को पता चलता है कि डागर ने ज्योति और अहमद के वकील को मार डाला है और तभी उसे ये भी पता चलता है कि उनकी शादी करवाने के लिए एक लड़की भी मौजूद थी। सुशील निधि को फोन लगा देता है और सारी जानकारी दे देता है कि अब शायद डागर आपको भी मारने की कोशिश करे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 12 साल पहले सुशील का भाई और निधि की बहन एक दूसरे के साथ भाग गए थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन डागर को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने उन दोनों को जिंदा ही जला डाला था। जब वो दोनों जल रहे थे तो सुशील वहीं पर मौजूद था और अपने भाई को जलते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया था। यही वजह थी कि सुशील डागर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसने उसके भाई को मार डाला था। अब हम देखते हैं कि अहमद और ज्योति एक होटल में रहने के लिए आ गए होते हैं। तभी ज्योति अपने बहन द्वारा भेजे गए एक वीडियो को देख रही होती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ज्योति के पिताजी उसकी शादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका बाकी का परिवार खासकर की दादी उसके खिलाफ थी, इसीलिए उसके पिताजी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अहमद एक मुस्लिम लड़का था, लेकिन उसका ये इरादा कभी नहीं था कि वो ज्योति का धर्म परिवर्तन करवाए या उसे जबरदस्ती अपने धर्म की चीजें सिखाए। उन दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दोनों ही लोग अपने धर्म को मानेंगे और किसी के ऊपर अपना धर्म नहीं थोपेंगे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए शायद ज्योति के पिताजी अहमद के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे। अहमद जब डिलीवरी करने गया था तो उन लोगों के मरने के बाद वहां से पैसों से भरा बैग चुरा लाया था, लेकिन उसने ये नहीं देखा था कि उसके अंदर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। उसी मोबाइल को ट्रैक करके डागर ने उनके लोकेशन का पता लगा लिया था और उसी होटल में आ गया था। हम देखते हैं कि जिन्होंने उन दोनों की जान बचाई थी वो दोनों लड़के उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डागर आ जाता है और बिना सोचे समझे बड़ी बेरहमी से उन दो लड़कों को भी मार डालता है। अहमद हिम्मत दिखाते हुए डागर पर गोली चलाकर ज्योति को लेकर वहां से भाग निकलता है। ज्योति अब पूरे गुस्से से भर चुकी थी, तो वो एक कार को बंदूक की दम पर रुकवाती है और फिर दोनों ही लोग वहां से निकल जाते हैं। अहमद और ज्योति भागकर निधि के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त वहां
वहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो वो ताला तोड़कर ही अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों ने उन दो लड़कों को अपने सामने मरता देख ये सोच लिया था कि अब तो चाहे जो भी हो जाए दोनों एक दूसरे से अलग कभी नहीं होंगे और कितनी भी मुसीबत आ जाए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ज्योति अहमद से कहती है कि तुम अपनी माँ को यहाँ पर ले आओ और मेरी बहन बबली को भी यहीं ले आओ, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी ऐसे ही खराब हो जाएगी। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और बबली की जबरदस्ती शादी हो रही थी, इसलिए ज्योति ने ऐसा करने को कहा था। हम देखते हैं कि डागर अब अहमद की माँ के पास ही पहुंच जाता है और उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसे चुपचाप लिटाकर उसके मुंह पर तकिया रखकर मौत की नींद सुला देता है। असली दिमागी संतुलन तो डागर का बिगड़ा हुआ था, क्योंकि वो बेवजह ही बस लोगों को मारता जा रहा था और उसने जो अपने दिमाग में घर से भागे प्रेमियों को मारने का सोच रखा था वही उसका पागलपन बनता जा रहा था, जिसका शिकार बेकसूर लोग भी बनते जा रहे थे। ज्योति ने जैसा कहा था उसे समझते हुए अहमद अपनी माँ को लेने के लिए जाता है, लेकिन तब वो देखता है कि उसकी माँ अब गुजर चुकी हैं। वहाँ के हालात देखकर वो ये भी समझ जाता है कि उसकी माँ को डागर नहीं मारा है। इस समय अहमद काफी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रह गई थी। इसके बाद अब अहमद बबली को लाने का सोचता है, तो वो शादी ब्याह में जाने का गेटअप लेकर उसके ही घर पहुंच जाता है और दादी के ऊपर बंदूक तानकर बबली को अपने साथ ले जाने लगता है। दादी को बचाने के लिए वहां पर कई गुंडे बंदूक लेकर आ जाते हैं, लेकिन तभी ज्योति के पिताजी दादी के ऊपर बंदूक तान देते हैं ताकि बबली और अहमद वहां से भाग सकें, क्योंकि पिताजी जानते थे कि अगर बबली यहाँ रुकी तो उसकी भी जिंदगी नरक बन जाएगी। उधर हम देखते हैं कि डागर निधि के घर का पता लगा लेता है और वहां पहुंचकर ज्योति को अपने कब्जे में ले लेता है। अब जब निधि घर वापस आती है तो देखती है कि सामने डागर बैठा हुआ है और उसने ज्योति को रस्सी से लटका रखा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि डागर निधि का ही पिता है। निधि की छोटी बहन जिसको डागर ने जला के मार डाला था वो डागर के भाई की ही बेटी थी। निधि ने ही अपने बहन को घर से भागने में मदद करी थी, तो इसके बाद निधि के चाचा यानी डागर के भाई ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि लड़की का भाग जाना उनके लिए बदनामी का कारण बन गया था। इसी के चलते गुस्से में आकर डागर ने उन दोनों को ही जलाकर मार डाला था और तब से ही उसने ये काम करना शुरू कर दिया था। निधि रो रो कर ज्योति को छोड़ देने के लिए कह रही होती है, लेकिन डागर उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता। इसी बीच मौका देखकर ज्योति खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। तभी यहाँ से सीन कट होकर हमें अहमद को दिखाया जाता है, जो कि बबली को लेकर घर से भाग आया था। अहमद रेलवे क्रॉसिंग पर रुका होता है क्योंकि जल्द ही ट्रेन गुजरने वाली थी। तभी वहाँ पर ज्योति का छोटा भाई आ जाता है और गोली चलाकर अहमद को मार देता है और फिर इसके बाद जबरदस्ती बबली को लेकर चला जाता है। अहमद अपने आप को एक बर्फीली जगह पर पाता है और वहीं पर उसे ज्योति भी दिखाई पड़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ज्योति ने भागने की कोशिश करी थी, लेकिन भाग नहीं पाई थी क्योंकि डागर ने उसे भी मार दिया था। ज्योति और अहमद इस दुनिया में तो एक नहीं हो पाए थे, लेकिन मरने के बाद वो दोनों एक हो चुके थे और शायद जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी बिताने का सोचा था वहीं पर खुद को महसूस कर रहे थे। डागर अपनी बेटी निधि के लिए एक बंदूक छोड़कर जाता है ताकि वो अपना फैसला खुद ही कर ले, तो निधि खुद को ही गोली मारकर अपनी जान दे देती है। अब हम देखते हैं कि डागर अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवा रहा होता है। तभी वो कुत्ता जिसे वो अपने साथ ले आया था वो गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तो डागर दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने देता है। डागर को वो कुत्ता काफी पसंद आ गया था और उसे कुत्ते से काफी लगाव भी हो गया था। कुत्ता रोड के दूसरी तरफ चला जाता है तो डागर उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और डागर को कुचलते हुए निकल जाती है। डागर उन सभी को मारता था जो प्यार करते थे, लेकिन आज जब डागर को किसी से लगाव हुआ तो उसकी वजह से ही उसकी जान चली गई और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी को देखने पर काफी लोगों के मन में यही सवाल आया होगा कि इसमें लड़के को मुस्लिम और लड़की को हिंदू क्यों दिखाया गया है। अब दिखाया तो इसलिए गया है क्योंकि मूवी बनाने वाले को हमें कहानी ऐसी ही दिखानी थी कि एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिस तरह से रियल में ये मंजूर नहीं, वैसे ही मूवी में भी लोग उसे मंजूरी नहीं देते बल्कि मारना ही चाह रहे होते हैं। इसमें वही दिखाया गया है जो असल जिंदगी में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइड ही दिखाया गया है कि लड़का काफी अच्छा
है और उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है और जिस तरह से लड़की रहना चाहती है वैसे ही रह सकती है। अब यहीं पर लोगों को ये बात खटकने लगती है कि ऐसा ही क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि कई लड़के लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाते हैं, फिर उनके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं और कन्वर्ट होने का भी जोर देते हैं और इन्हीं सब चीजों को लव जिहाद नाम दिया गया है। एक मुस्लिम लड़का जो हिंदू लड़की को भगाकर ले जाए और उसको कन्वर्ट होने को कहे और उनके नियम मानने को कहे और ना मानने पर जबरदस्ती करे, उसे ही लव जिहाद कहा गया है। अब जिस तरह से लोग ये सब करते हैं उसी तरह से कई ऐसे भी होते हैं जो ये सब नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन मैं सबसे यही पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से इस चीज को नाम मिला है, वैसे ही अगर कोई दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करे तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? या फिर हमने कई बार देखा होगा कि लड़का ना पैदा होने पर भी लोग महिला को प्रताड़ित करते हैं, तो इस चीज के लिए क्या नाम दिया जाएगा? महिला की सुरक्षा और उसकी चिंता तभी क्यों होती है जब वो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है? क्योंकि अगर ऐसे हम देखें तो सारी गलत चीजें तो वैसे भी हो ही रही हैं, तो हम हर गलत को क्यों नहीं देखते बल्कि एक ही गलत चीज को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे वहाँ पर शिप और एरोप्लेन डूब जाते हैं और कई तरह की घटनाएं होती हैं। ज्यादातर लोग उसी को जानते हैं और उसी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उस जगह के अलावा और भी कई जगह हैं जहां ऐसे हादसे हो रहे हैं, बस वजह अलग अलग हैं। जो लोग अपने धर्म को किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, मैं उनके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी मान्यताएं होती हैं, तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करा जाए तो अच्छा है। और अगर कोई किसी को बदलने की कोशिश करे या जबरदस्ती करे तो उसको कानूनी तौर पर सजा होनी ही चाहिए। लेकिन हम जब महिला की सुरक्षा की बात करते हैं तो सिर्फ उसी में ही नहीं पड़े रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हैं बल्कि हर कम्युनिटी में हैं और उन पर जो अत्याचार किए जाते हैं वो हर कम्युनिटी में होते हैं। तो अगर सब अपने अपने घर में खुद को ही सुधार लें तो वही बहुत बड़ी बात होगी और तब शायद ऐसी चीजें होना कम भी हो जाएं। लड़के की सोच अगर सही भी होती है तो उसके घर वाले उल्टी सीधी बातें करके उसे भड़काते रहते हैं, जिसके चलते अपने परिवार की गंदी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो भी औरत के ऊपर अत्याचार करने लग जाता है और उनसे मारपीट करने लग जाता है। अब भले ही वजह चाहे धर्म को बदलने की हो या दहेज की हो या फिर लड़का पैदा ना होने की हो, भुगतना तो हर चीज में औरत को ही पड़ता है। अब बात करें इस चीज की कि प्यार के खातिर घर से भाग जाना सही रहता है या नहीं, तो इस चीज का मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपके माँ बाप ही ना होते और आपको पाल पोस कर बड़ा ही ना किया होता तो आज आप जो प्यार की जंग लड़ रहे हैं वैसा कुछ होता ही नहीं। नौजवान प्रेमियों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले आप करियर बना लें और अच्छी जॉब करें और उस पर फोकस करें, तब शायद अगर आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिलने जाएंगे तो शायद आपकी बात भी बन जाए। बाकी जो पेरेंट्स धर्म और जाति देखकर ही शादी के लिए मना कर देते हैं, उनको मैं बस इतना ही कहूंगा कि पहले एक बार उससे मिल ही लीजिए जिससे आपका बेटा या बेटी मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि तब आपके बच्चे ये तो सोचेंगे ही कि कम से कम हमारे पेरेंट्स ने हमारा सपोर्ट तो किया और हमारी बात सुनी, फिर उसे देखने और परखने के बाद ही अपना फैसला सुनाएं। तो इस तरह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने और आपकी बातों को समझें, क्योंकि इस बात की भी गारंटी नहीं रहती कि आप जहां रिश्ता कराएंगे वो लोग आपकी बेटी को खुशी रखेंगे। अगर ऐसा होता तो अखबारों में ये खबरें कभी ना छपती कि दहेज के लालच में बहू को जलाकर मार डाला। बाकी ये सारी चीजें हर किसी की सोच पर ही डिपेंड करती है और जरूरी नहीं कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचें। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी लग सकती है और कुछ लोगों को बुरी भी। अब मूवी की बात करें तो मूवी का जो नाम है उसे पढ़कर यही लगता है कि इस मूवी में काफी सारा प्यार देखने को मिलेगा और बहुत रोमांटिक सी मूवी होगी, लेकिन ये उसके बिल्कुल ही उलट देखने को मिलती है। इस मूवी को देखने पर जो अपने प्यार के खातिर घर से भागने का सोच रहे थे वो शायद अपने प्लान को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि जिस तरह से एंड दिखाया गया है उसमें प्यार ऊपर जाकर ही पूरा होते दिख रहा है। इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा ही सैड बनाई गई है और थोड़ा थोड़ा असल जिंदगी के जैसा दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे छोटे शहरों में ऐसे ही घर से भागे प्रेमी जोड़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मूवी में कई चीजें हैं जो क्लियरली बताई नहीं गई हैं, जैसे कि अहमद और ज्योति का प्यार कब और कहां से शुरू हो गया। अहमद कुछ खास काम नहीं करता था बल्कि गलत ही काम करता था, तो ज्योति को इतना ज्यादा प्यार कैसे हो गया कि ये जानते हुए भी कि वो गलत काम करता है तो भी उसके साथ भागने को तैयार हो गई। यहाँ ये भी क्लियर नहीं हुआ कि निधि और वकील इन दोनों का इतना ज्यादा साथ क्यों दे रहे थे कि उनके चक्कर में अपनी ही जान दे डाली। एक माँ जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है उसे छोड़कर अपनी प्रेमिका संग भाग जाना ये भी कोई समझदारी की बात नहीं दिखती है। अब बात करें एक्टिंग की तो बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है और सभी को उनकी एक्टिंग काफी पसंद आ रही है और अब तक की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा रही है। वहीं विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा ने भी अपने कैरेक्टर को काफी बखूबी निभाया है और उनकी एक्टिंग की भी काफी
काफी तारीफ हो रही है। वहीं बाकी सह कलाकारों ने भी काफी सही एक्टिंग करी है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी कोई भी बात सही ना लगी हो तो बस यही याद रखिएगा कि हर इंसान की सोच एक दूसरे से अलग ही होती है। आप मेरी बातों से या तो एग्री कर सकते हैं या फिर डिसएग्री कर सकते हैं। बाकी आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे ZEE5 पर देख सकते हैं और ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। तो ये था एक्सप्लेनेशन लव हॉस्टल मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।